नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल त्रिवा क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटल एप्टीट्यूड के बारे में। तो मेंटल एप्टीट्यूड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका एग्जाम आने वाला है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का, तो उसके लिए हम मेंटल एप्टीट्यूड के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें मेंटल एप्टीट्यूड होता क्या है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मेंटल एप्टीट्यूड इसका मतलब होता है मानसिक अभिरुचि। इसका मतलब क्या है कि आपके आपके माइंड के अनुसार, आपके दिमाग के अनुसार क्या सही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब चीजें आती हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो मेंटल एप्टीट्यूड यानी मतलब मानसिक अभिरुचि क्या है, इसे हम कह सकते हैं दिस इज एथिक्स। ये एक प्रकार की एथिक्स है। और एथिक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जमीर, कि आपके जमीर में क्या है कि मेंटल एप्टीट्यूड आखिर आपको पढ़ना ही क्यों पड़ रहा है, आखिर मानसिक अभिरुचि आपको पढ़नी क्यों पड़ रही है। देखिए ये जितने भी वैकेंसी होती हैं, चाहे वो यूपी पुलिस की हो, यूपी पुलिस में जो भी वैकेंसी आती है, जैसे कि एसआई हो गया, एएसआई हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी कुछ सिलेबस दिया गया है। और साथ ही साथ में अब जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है, इनमें भी ये चीज रखी गई है। मेंटल एप्टीट्यूड मानसिक अभिरुचि का पोर्शन रखा गया है। मानसिक अभिरुचि मतलब आपके मन के हिसाब से, आपके दिमाग के अनुसार, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके दृष्टिकोण से क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में इसमें बात होती है, इसके बारे में सोचना होता है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या फिर बेसिक नॉलेज है, आपको संविधान पढ़कर मिलेगी। वहां से आपने अगर पढ़ा होगा तो बस आप इनको बहुत ही आसानी से इन सभी क्वेश्चन को कर सकेंगे। एथिक्स क्या होता है, यानी मतलब आपका जमीर क्या होता है, तो ये एक प्रकार की मोरल वैल्यूज होती हैं। किस प्रकार की मोरल वैल्यूज होती हैं, जो कि एक मोरल वैल्यूज होती हैं जो आपको प्रोवाइड कराती हैं गुड और इविल। मतलब क्या है, अच्छी बातें और खराब बातें, ये इनमें अंतर बताती है। ये एक फिलॉसफी है। एथिक्स क्या है, एक प्रकार की फिलॉसफी है और एक ये मोरल वैल्यू प्रोवाइड कराती है गुड और इविल्स में, गुड और इविल्स में, वर्च्यू और वाइस में। वर्च्यू मीन्स क्या होता है, गुड डीड्स, गुड डीड्स होता है वर्च्यू मीन्स। और वाइस मीन्स क्या होता है, बैड डीड्स, मतलब बैड थिंग्स भी कह सकते हैं, खराब बातें और अच्छी बातें, अच्छी बातें और खराब बातें, या फिर खराब आदतें भी कह सकते हैं, थॉट्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये एक प्रकार की मोरल वैल्यूज होती हैं जो आपको क्या क्या प्रोवाइड कराती है, कुछ डिफरेंसेस प्रोवाइड कराती है, गुड और इविल्स, वर्च्यू और वाइस। और साथ ही साथ में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जस्टिस और क्राइम, जस्टिस एंड क्राइम। जस्टिस और क्राइम में भी ये डिफरेंसेस बताती है, इनके क्या क्या डिफरेंसेस रहेंगे। तो इथिक्स हम इसीलिए इसको कहते हैं कि मेंटल एप्टीट्यूड में जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो जस्टिस के लिए कैसा होना चाहिए, अगर जो भी व्यक्ति क्राइम कर रहा है तो उसको किस प्रकार का न्याय मिलना चाहिए, या फिर कोई भी आपके पास न्याय मांगने आता है तो उसको किस प्रकार से न्याय दिलाना चाहिए, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है। तो इन्हीं सब के बारे में हम मेंटल एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं। तो मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास आपकी आज से स्टार्ट हो गई है। इसके बाद में हम कल मैंने डिस्कस किया था आपके सिलेबस के बारे में, क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो इसमें मैंने सिलेबस में आपको बताया था कि कुल मिला के 13 टॉपिक रहेंगे। 13 टॉपिक में हमने बताया था कि आपके जो 13 टॉपिक हैं इनको हम कोशिश करेंगे कि आपके 10 दिन में समाप्त कर दिए जाएं। साथ ही साथ में हम आंसर की एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कराएंगे। जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगी। ये आपके एमसीक्यूज होंगे जो यूपीएसआई और एएसआई के पेपर के, यूपीएसआई और एएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर के एमसीक्यूज होंगे जो आपके सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आप एसआई की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर एएसआई, या फिर कांस्टेबल, या फिर रेडियो ऑपरेटर, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बेनिफिट रहेंगे ये वाले जो एमसीक्यूज कराएंगे। तो एमसीक्यूज की क्लास आपकी 2 से 3 दिन चलेगी, जो कि लास्ट में रहेगी, जिसमें मिक्स में एक दिन कराएंगे, जिसमें लगभग 300 क्वेश्चन रखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। और साथ ही साथ में टॉपिक वाइज भी कुछ को 2 से 3 टॉपिक को एक साथ में कवर करके एमसीक्यूज कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रखेंगे ज्यादातर। अब यहां पर हम बात करते हैं मेंटल एप्टीट्यूड आखिर हमें क्यों जरूरत पड़ी, ये तो पता चली गया होगा आपको कि हमें अपने नजरिया कैसा होना चाहिए जस्टिस के लिए, क्राइम के लिए, या फिर किसी भी तरीके से हमें अपना नजरिया कैसा होना चाहिए। ये सब चीजें इसके बारे में हम जानते हैं मेंटल एप्टीट्यूड में। अब देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन आया था
यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था कि पुलिसकर्मी, क्वेश्चन आया था मेरे भाई, पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं, तैनात किए जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार सा है, तो किए जाते हैं डेस लग जाता है। और उसमें ऑप्शन दिए थे जनता की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। ऑप्शन बी दिया गया था आपका समाज कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए। इसके बाद में ऑप्शन सी दिया गया था आपका परिवार की रक्षा के लिए, स्वयं के परिवार की रक्षा के लिए। और ऑप्शन डी दिया गया था आपका कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है इसके प्रति, तो ये आपको बताना है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके प्रति क्या कहता है कि पुलिसकर्मी किसके लिए तैनात किए जाते हैं। तो किसके लिए तैनात किए जाते हैं, देखिए समाज कल्याण के लिए क्या होता है, समाज कल्याण के लिए समाज कल्याण विभाग होता है। एक समाज कल्याण विभाग होता है जो कि सभी जिलों में होता है, समाज कल्याण विभाग, ये तो आपको पता होगा। तो ये समाज कल्याण विभाग का काम है समाज कल्याण के को देख रेख करना। परिवार की रक्षा, आप भी परिवार के सदस्य हैं, आप भी अपने परिवार की रक्षा करते होंगे, तो सभी का धर्म है, सभी का कर्तव्य है, एक ड्यूटी है सभी की अपने परिवार की रक्षा करना। इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं जनता की रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं। और इसमें हम क्या देखते हैं मेंटल एप्टीट्यूड में, जो भी एग्जाम दे रहा है, जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है किसी भी चीज को देखने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो बस यही चीज आपको समझनी होगी। और जितने भी हमारे टॉपिक दिए गए हैं, जो भी मैंने 13 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है, उन 13 टॉपिक्स में आपको बेसिक समझना होगा सबसे पहले कि क्या क्या बेसिक्स हैं। तो आज की इस इंट्रोडक्शन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जनहित और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। जनहित क्या होता है, जनहित का मतलब है जन यानी समूह, जन का मतलब क्या होता है समूह, समूह के हित के लिए, तो जनहित का मतलब होता है। आज की क्लास रहेगी हमारी मेंटल एप्टीट्यूड की, मानसिक अभिरुचि की। चैनल पर जो साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि, मेंटल एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, मेंटल एप्टीट्यूड। इसमें जो आपका पहला टॉपिक मैंने बताया था जनहित, जनहित, और दूसरा टॉपिक बताया था आपका लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं शांति व्यवस्था, शांति व्यवस्था। तो ये आपके दो टॉपिक रहेंगे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसके इंट्रो के लिए क्लास रहेगी, इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी। तो इसमें हम जानेंगे आखिर जनहित क्या होता है, कानून एवं शांति व्यवस्था का मतलब क्या है, और हमें ये पढ़ना ही क्यों पड़ रहा है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों मेरे, यहां पर हमारा जो शब्द दिया गया है जनहित, जो कि आपका पहला टॉपिक भी रहेगा। ये जनहित, इसका मतलब क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक, पब्लिक का मतलब आप समझ ही गए होंगे, समूह, मतलब रहने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग, जो ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं वही पब्लिक होती है, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में। पब्लिक इंटरेस्ट, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक मतलब जन, या फिर कह सकते हैं आप समूह, जन या समूह। इंटरेस्ट मतलब किसी के फायदे के लिए कोई भी काम, जन मतलब समूह, हित मतलब जन के हित के लिए। ये जो पब्लिक है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए,
जनहित के लिए ही जनहित पढ़ा जाता है। तो जनहित में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोई भी काम है तो वो पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए। अगर आप एग्जाम में आपके कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा है और जनहित से रिलेटेड है तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जन के इंटरेस्ट में यानी पब्लिक के इंटरेस्ट में है, जनहित के समूह में है, तो उस पर ही आपको टिक करना होगा। हम इसको डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि आज ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम इसको ज्यादा डिटेल से नहीं समझेंगे। बस लेकिन इतना चीज समझ लीजिए, जनहित में हम एक पढ़ेंगे PIL। अब मेरे भाई PIL क्या होता है? PIL आपने पहले ही सुना होगा, जब कोई एग्जाम वगैरह चलता है तब भी लोग कहते हैं कि PIL दाखिल किया है, ये किया है, वो किया है। तो ऐसे बहुत से शब्द ऐसे आपने पहले ही सुने हैं। आखिर PIL होता क्या है, यह पहली बार कब दाखिल किया गया था और पहली बार किस जज के सामने ये PIL शब्द आया था, किस सब जज ने इसे इंट्रोड्यूस किया था PIL को, PIL का फुल फॉर्म क्या होता है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम आपको बताते हैं PIL का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब क्या है? जनहित याचिका। जनहित याचिका जिसे शॉर्ट में PIL भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? PIL कहते हैं। और इसे हिंदी में कहीं कहीं शॉर्ट में जहिया भी लिखा होता है। जहिया मतलब होता है जनहित याचिका, जहिया भी लिखा होता है PIL। अब PIL देखिए, PIL सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, किस जज ने किया था मेरे भाई? ये किया था PN भगवती ने। किसने किया था मेरे प्यारे भाई? PN भगवती ने किया था। PN भगवती ने इसे इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले PIL को। जनहित आपको देखिए, जनहित सॉरी, जनहित से मतलब क्या है? जनों के हित के लिए, समूह के हित के लिए। अब ये हित कैसा होना चाहिए? आप इसमें जब संविधान पढ़ा होगा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट है, पार्ट नंबर 3, पार्ट है पार्ट 3। मेरे प्यारे भाई बताएंगे कमेंट करके आपके पार्ट 3 क्या है? तो पार्ट 3 आपका क्या है, कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे भाई। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। अब वो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे जिनको पता था कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, यानी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए मेरे प्यारे भाई? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार के कौन कौन से अनुच्छेद, मतलब मौलिक अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद कवर किए गए, ये भी आप कमेंट करके बताइए। जल्द से जल्द कमेंट करिए कि मौलिक अधिकार में कौन से अनुच्छेद के बारे में वर्णन किया गया है। तो मेरे प्यारे भाई 12 से 35, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। यहीं पर एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 में बात की गई रिट के बारे में, PIL उसी के तहत दाखिल किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में आप रिट दाखिल कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, यानी PIL किसके तहत दाखिल कर सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत। तो ये भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करना पड़ेगा। और इसी से अगर आप कोई छोटा केस है तो हाई कोर्ट में भी PIL दाखिल कर सकते हैं, रिट दाखिल कर सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत। मेरे प्यारे भाई 226 के तहत आप हाई कोर्ट में PIL दाखिल कर सकते हैं। अब यहां से बात आती है, ये तो आप संविधान का एक ये हो गया। आखिर हम जनहित ये क्यों किया जाता है? PIL आखिर दाखिल ही क्यों जाए? जनहित में हम इसको क्यों पढ़ते हैं? तो PIL का मतलब क्या होता है? जनहित याचिका, लोगों के हितों के लिए याचिका। अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, अगर इनका उल्लंघन होता है, क्या होता है मेरे प्यारे भाई? इसका अगर उल्लंघन होता है, कोई भी इसका उल्लंघन करता है, तो मान लीजिए आपके कोई भी राइट्स हैं, आपको समानता का अधिकार है, आपको समानता का अधिकार है, तो आपने कहा कि हमें समानता नहीं दी जा रही, हमें सोसाइटी में कोई भी समान नहीं समझ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके राइट्स यानी मतलब आपके अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो ये क्या आता है? तो इसके प्रति कानून बनाए गए, कानून है जो कि किसमें इंट्रोड्यूस किए गए? अनुच्छेद 14 में। समानता, इक्वलिटी के लिए जो लॉ किया गया, लॉ बनाए गए, कानून बनाए गए, तो वो किसमें इंट्रोड्यूस किए गए? अनुच्छेद 14 में। तो इसके लिए आपको संविधान के कुछ अनुच्छेद याद करने होंगे,
लेकिन हम आपको सभी चीजें यहीं पर कवर कराएंगे। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसके बाद में जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको सारी डिटेल से चीजें बताएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है कानून एवं शांति व्यवस्था। तो कानून एवं शांति व्यवस्था, सबसे पहले यहाँ पर आता है कानून। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, कानून, कानून यानी मतलब क्या होता है, कोई भी नियम या फिर लॉ, कोई भी लॉ। तो लॉ की डिफिनीशन किस अनुच्छेद में दी गई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, जब एसआई का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था एक शिफ्ट में कि कानून किसमें परिभाषित किया गया था, कौन से अनुच्छेद में। तो मेरे प्यारे भाई, जब कानून सिंपल पूछा जाए किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया, तो अनुच्छेद है इसका 13 क्लॉज 3, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में सबसे पहले कानून को परिभाषित किया गया है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, क्लॉज में नहीं दिया गया होता, ऑप्शन दिए गए होते हैं 13 और 15, 18, 19, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए होते हैं। तो 13 में सबसे पहले ये जो कानून है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद में ये जो हमने अभी पहले आपको बताया कि 14 में क्या है, आपके लॉ है किसके, इक्वलिटी के लिए, समानता के लिए कुछ कानून है। तो एक इसमें अनुच्छेद 14 में है। तो कहीं कहीं पर जब आपका ऑप्शन 13 नहीं दिया गया होता है, 14 दिया गया होता है, तो आपको 14 पर टिक कर देना है। लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि समानता के लिए कानून पूछ रहा है कि सिर्फ कानून पूछ रहा है। अगर सिर्फ कानून पूछ रहा है तो आपको 13 पर ही करना है, ना कि 14 पर। अगर ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं, 13 और 14 दोनों दिए गए हैं। अब यहां पर आते हैं कानून एवं शांति व्यवस्था। शांति व्यवस्था किसके लिए, किसके लिए हमें शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। तो हमारे प्यारे भारतीय वासी प्यारे भारतीय लोग, भारतवासी जो लोग हैं, नागरिक हैं, देशवासी हैं, इनके लिए हमें शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। मतलब हमें एक ऑर्डर में लेकर चलना है कि इनके लिए हमें कानून बनाने हैं, ये लोग शांति से, व्यवस्था से रहें, सभी लोगों के हितों में काम हो, सभी लोग के जनहित में काम हो। मतलब ये एक दूसरे से आपस में कनेक्टिविटी होंगे, इंटरलिंक होंगे ये टॉपिक। तो इसीलिए हम इन दोनों को साथ में ही कवर कराएंगे। और इसके बाद में देखिए क्या है, शांति व्यवस्था मतलब लोगों की हितों के लिए व्यवस्थाएं बनाना, लोगों के हितों के लिए कानून बनाना, लोगों के हित के लिए यानी मतलब पब्लिक के हित के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कानून बनाना, लॉ बनाना। तो इन सब के बारे में हम कानून एवं शांति व्यवस्था में पढ़ेंगे। लेकिन इनको पढ़ने से पहले आपको सिंपल सा एक फंडा है, इसकी इन सभी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मतलब क्या है, आपको बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन पूछे थे भी कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ऐसे कितने प्यारे साथी हैं जिनको सही सही क्वेश्चन पता थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इसी तरीके से आपको सभी आंसर पता होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन और है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको रिप्लाई देके बताना है, कमेंट करके बताना है कि भारतीय संविधान में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य हैं, ये कब इंट्रोड्यूस किए गए थे, पहली बार कब जोड़े गए थे मेरे प्यारे भाई। क्योंकि जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तब फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, ये बाद में जोड़ी गई हैं। तो ये इंट्रोड्यूस कब की गई है पहली बार, ये हमें कमेंट करके बताइए। और पहले फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी, कितने नंबर थे, और इस समय ड्यूटीज के कितने नंबर हैं, तो ये बताइए कितनी कितनी ड्यूटीज हैं, कितनी कितनी नहीं है। अगर कोई ऐड हुई है तो वो कब ऐड हुई है, ये भी हमें कमेंट करके बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, लेकिन हम मेंटल एप्टीट्यूड में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। आगे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, और जो हमारे अधिकार और कर्तव्य, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन सभी के बारे में हमें डिटेल्स होनी चाहिए। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो आपको इन सभी के बारे में हम बता रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। इसमें हम आपको स्ट्रेटेजी सबसे पहले बताते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जो भी हम क्लास के दौरान पढ़ा रहे हैं तो आप उसको ध्यान से सुनिए, और हो सके तो इसके नोट्स भी बनाइए। इसके नोट्स आपके प्रॉफिटेबल रहेंगे सभी एग्जाम के लिए, जो भी आप एग्जाम देंगे। यहाँ पर जो भी हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटी के किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे वो आप किसी से संबंधित हो, उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट में मतलब पीआईएल एफिडेविट दाखिल कर सकते हैं, तो ये बात बताई थी। तो हम सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर नाम आए तो हो सकता है थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी डिस्कस कर दें। और साइड में आप लिख लीजिए, जैसे आपका ये कॉपी का पेज है तो साइड में आप लिख लीजिए, यहाँ पर एक लाइन कॉलम बना के छोड़िए, यहाँ पर जो भी आप डालिए इंपॉर्टेंट नोट्स डालिए, जो भी हम पढ़ाएंगे तो आप यहाँ से इंपॉर्टेंट नोट्स को नोट करिए, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेंगे सभी एग्जाम के लिए। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने बताना स्टार्ट किया, मान लो बताया आपको कि जो भी मैंने बताया, यहाँ पर सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन बताया तो जनहित के बारे में बताया, तो आप इसको यहाँ पर नोट करिए। यहाँ पर जो भी बताया कि पीएन भगवती ने स्टार्ट किया है, जनहित का मतलब क्या होता है, मेंटल एप्टीट्यूड हमें पढ़ना ही क्यों होता है, तो यहाँ पर इसको आप नोट करिए। इसके बाद में मान लो हमने संविधान के बारे में बताया तो वो इसका पार्ट है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर नोट करिए। और साथ में अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसका पार्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32, जिसमें रिट के बारे में बताया गया, तो ये इसका पार्ट है, इसको यहाँ नोट करिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट यहाँ अलग नोट करिए, जो आपके नोट्स वाला सेक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे मैंने बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया था, उसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में। कब हुई थी? 1774 में कोलकाता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और ये किसके समय में की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स के समय में की गई थी। कब की गई थी मेरे प्यारे भाई? ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में ये स्थापना की गई थी 1774 में कोलकाता में। और 1935 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया था? फेडरल कोर्ट इसका नाम रख दिया गया था। फेडरल कोर्ट इसका नाम रख दिया गया था 1935 में। इसके बाद में इसे 1950 में 28 जनवरी 1950 में इसे क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ फ्री इंडिया, मतलब स्वतंत्र भारत का सुप्रीम कोर्ट घोषित कर दिया गया। और ये कहां पर स्टेबलाइज किया गया मेरे प्यारे भाई? ये दिल्ली में स्टेबलाइज किया गया है। और इस समय इसके आपको बताना कमेंट करके कि इस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ऑप्शन दिए गए आपके, एनवी रमन्ना, यूयू ललित, डी.वाई. चंद्रचूड़ या नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि कौन इनमें से आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये आप कमेंट करके बताइए, हो सके तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। तो यहाँ पर जो पहले चीफ जस्टिस बने थे यानी 1774 में, वो कौन थे? लॉर्ड एलिजा इम्पे, ये पहले चीफ जस्टिस बने थे सुप्रीम कोर्ट के। तो ये चीजें आपके जो एक्स्ट्रा नॉलेज में वो उसको आप यहाँ पर इस सेक्शन में रखिए। तो इससे आपके क्या है, स्टैटिक जीके का पोर्शन भी तैयार होता रहेगा। आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो रीजनिंग के साथ में, रीजनिंग में ही इसको रखा गया मेंटल एप्टीट्यूड को, तो मेंटल एप्टीट्यूड के साथ में आप स्टैटिक जीके भी साथ में पढ़ते रहेंगे, जिससे आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित रहेगी। मेंटल एप्टीट्यूड में जैसा कि मैंने पहले बताया कि जनहित आपका पहला टॉपिक रहेगा, दूसरा टॉपिक रहेगा कानून और शांति व्यवस्था। इसके बाद में हम धीरे धीरे जानेंगे और क्राइम कंट्रोल के बारे में जानेंगे, किस तरीके से हमें क्राइम कंट्रोल करना चाहिए। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि हम देखते हैं कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मानसिक अभिरुचि में सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसा कि आपको पहले से कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ चुके होंगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको सिर्फ आपको अपने जमीर से यानी अपने एथिक्स से, अपने जस्टिस से, अपने मतलब मन से या दिमाग से ही क्वेश्चन देने होंगे। अपने मन से, आपका मन क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है उसके प्रति, तो उस तरीके से आपको जवाब देने होंगे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक में, और अगले टॉपिक में हम आपके लिए लेकर आएंगे जनहित के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे आपको कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई, पीआईएल क्या है, पीआईएल की शुरुआत कब से हुई, कौन सा केस था, और पीआईएल की शुरुआत करने वाले कौन से जज थे, और किस समय यह शुरुआत हुई थी, और आखिर यह शुरुआत हुई ही क्यों थी, और कौन सा केस था, कहां किस स्टेट से यह शुरुआत हुई थी। इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके सेम टू सेम ऐसे ही आने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया आप सभी लोगों को तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।